नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को कर देते हैं भाई शुरू, ठीक है? और सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी और वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग कर रहे हैं फिर क्लास को शुरू। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो भाई टॉपिक चल रहा था प्लांट क्लासिफिकेशन, कुछ बातें अभी इसी के बारे में करेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में ही कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, पादप वर्गीकरण। कुछ बच्चों को लग रहा है कि जो क्लास है ना, जो सेकंड क्लास हुई थी हमारी, वो बीच में कुछ क्लास स्किप हो गई है, उसके बाद हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, पहली क्लास जो हुई थी उसके बाद 2 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, इसी वजह से 2 दिन की क्लास हो नहीं पाई थी। तो उसके बाद तीसरे दिन आपकी क्लास हुई थी, जिसमें पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टडीज, जैसे कि पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, साइटोलॉजी, ऐसे करके। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में, मतलब दूसरी जो क्लास है वहां पर आप लोगों को प्लांट क्लासिफिकेशन से ही शुरू करा है और मैंने उसमें बताया भी था कि ये वाली क्लास जो इंपॉर्टेंट स्टडी है इनकी क्लास में आपको बाद में करा दूंगी, क्योंकि पहले हम बॉटनी को कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टडीज की क्लास में आपको बाद में कराऊंगी। तो वो ये क्लास जो है, दूसरी वाली क्लास, वो स्किप नहीं है, वो वहीं से है, क्रम में है, वो क्लास बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये आप ये सोचकर आप परेशान ना हो सभी प्यारे बच्चे। चलो चलो भाई, आ जाओ आगे बात करते हैं। भाई पादप वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पादप वर्गीकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बताया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको कहा जाता है पादप जगत का वर्गीकरण, वो पादप जगत का उभयचर कहा था ना मैंने। तो ब्रायोफाइटा के बारे में ही बातें चल रही थी। मैंने ब्रायोफाइटा के बारे में आपको 2-3 पॉइंट पिछली क्लास में लिखवाए थे। जैसे मैंने कहा था कि इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। दूसरा, इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो पानी में होती है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये कि इनमें वेस्क्यूलर बंडल नहीं होते। वेस्क्यूलर बंडल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है वेस्क्यूलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं, यानी कि संवहन ऊतक कहते हैं। तो संवहन ऊतक ब्रायोफाइटा में नहीं होते थे। समझ में आ गई बात? अब हम अगला पॉइंट क्या है जो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इनमें सत्य, जड़ और तना नहीं होते हैं। सत्य, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, ठीक है? पत्ती नहीं पाए जाते, पत्तियां लिख लेना, पत्तियां नहीं पाई जाती। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम नहीं होता। तो ये है भाई ब्रायोफाइटा। तो लिख लीजिएगा ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स, कई बच्चे सोच रहे हैं ट्रू रूट्स क्या होती हैं, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट प्रेजेंट। तो इनके अंदर सत्य, तना, पत्ती, जड़ नहीं पाई जाती। मतलब कि ये आपको पौधे जब दिखेंगे ना, जैसे सबसे पहले हमने थैलोफाइटा पढ़े थे। थैलोफाइटा में तो भैया यही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है। लेकिन इन पौधों के अंदर ब्रायोफाइटा में थोड़ा थोड़ा आप पहचानने लगोगे कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर पत्ती है, कहाँ पर तना है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग जाएगा कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। ना तो पूर्ण रूप से विकसित जड़ है इनके अंदर, ना पूर्ण रूप से विकसित पत्ती है और ना ही तना है। तो ऐसी संरचना को कहते हैं सत्य, जड़ या तना। तो मतलब वास्तव में जड़ है
जड़ जैसी संरचना है लेकिन वो जड़ नहीं है। तो कभी भी पूछे कि सत्य, जड़, तना, पत्तियां किस प्रकार के पौधों में नहीं होते, तो आप बताना ब्रायोफाइटा में। अगर आप ब्रायोफाइटा को देखोगे ना, अगर आप एक ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है एक ब्रायोफाइटा। तो देखो इसमें तुम्हें जड़ जैसी कुछ संरचनाएं दिख तो रही हैं नीचे की तरफ, ये जड़ सी तो लग रही है कि जैसे जड़ हो, लेकिन ये वास्तव में जड़ नहीं है। जो काम एक जड़ करती है ना पौधों के अंदर, वास्तव में वो काम ये जड़ करती नहीं है। तो जड़ जैसी है लेकिन जड़ नहीं है। जैसे कहीं भाई रस्सी पड़ी हुई है, तुम्हें लगेगा हाय ये तो सांप है, लेकिन सांप जैसी दिख रही है वो रस्सी, लेकिन वास्तव में सांप नहीं है। तो ये जड़ जैसी संरचनाएं है लेकिन जड़ नहीं है। तो इनके अंदर सत्य, जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। समझ में आ गई। और एक और पॉइंट मैं यहाँ दिखा देती हूँ, राइजोम। प्यारे बच्चे, ये मिट्टी में जब उगते हैं तो मिट्टी में जब ये जकड़े रहेंगे या मिट्टी से जब ये जुड़े रहेंगे, भाई एक पेड़ को आप बोते हो तो एक पेड़ मिट्टी में होती है ना उसकी जड़ें, तो मिट्टी ही पेड़ को पकड़ कर रखती है। वैसे ही जब ये मिट्टी में उग रहे हैं तो इनके पास जड़ तो है नहीं, तो ये मिट्टी से जिस संरचना से जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं राइजोम। तो राइजोम के द्वारा जुड़े रहते हैं ये। तो आपको कभी भी पूछे द्वारा जुड़ते हैं, तो कभी भी पूछे कि ये सतह से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये जो ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं जब ये उगते हैं, तो जब ये मिट्टी पर या किसी भी सतह पर उगते हैं तो ये किसके द्वारा उस सतह से जुड़े हुए होते हैं, तो आप कहोगे राइजोम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। राइजोम, ठीक है, राइजोम ये पूछा जाता है। राइजोम क्या है, तो ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाली एक संरचना है, यही संरचना इनको जोड़ने का काम करती है। तो ये क्या काम करती है, जॉइंट सबस्ट्रेटम। जॉइंट सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब सतह से जोड़ने का काम करती है ये। तो इस सतह द्वारा जब जुड़े रहते हैं तो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, राइजोम के द्वारा। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, इनके अंदर एक और मेन पॉइंट क्या लिखना है आपको, आ जाओ। तो अगला मेन पॉइंट क्या है, अगला मेन पॉइंट है कि पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं, ठीक है, एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं। ये क्या है भैया, पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं। मैडम जी ये क्या है, ये टेरिडोफाइटा भी दिखाएंगे और ब्रायोफाइटा भी। तो लिख लीजिएगा पहले, फिर समझाती हूँ। शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्यारे बच्चे ये पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं। अब मैम ये कौन सी नई बल आई है पीढ़ी एकांतरण। तो देखो एक पीढ़ी मतलब ऐसा होता रहता है कि एक ही चीज से दूसरी पीढ़ी, फिर उसी से दूसरी पीढ़ी, ऐसे साइकिल चलती रहती है। कैसे, आओ समझाती हूँ। प्यारे बच्चे ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, इनके अंदर तुम्हें एक संरचना देखने को मिलेगी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इस वाले पौधे को देखो, ठीक है, ये है क्या आप लोगों को दिख रहा है, एक ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये टेरिडोफाइटा में भी होता है और ब्रायोफाइटा, दोनों की खास बात है जो मैं बता रही हूँ। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों के दोनों पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं। तो ये दोनों की क्या है, विशेषता है पीढ़ी एकांतरण दिखाना। क्या होता है पीढ़ी एकांतरण, इनके अंदर दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इनके अंदर दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये अवस्थाएं, इनके अंदर 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। अब ये 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो भैया पहली अवस्था है ये वाली, पहली अवस्था है गैमेटोफिट, ठीक है, गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग युग्मोभिद, युग्मोभिद। तो ये पहली अवस्था है भाई युग्मोभिद। जरा से नाम डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन हैं बड़ी मजेदार चीजें। तो गैमेटोफाइट आप इसको इंग्लिश में याद करें तब ज्यादा इजी लगेगा। भाई गैमेट बनते हैं ना हमारे शरीर में, शुक्राणु है, अंडाणु है, इनको कहते हैं गैमेट, युग्मक कहते हैं इनको। वैसे ही पौधों के अंदर भी बनते हैं गैमेटोफाइट, यानी युग्मकोभिद कहा जाता है हिंदी में। तो इनके अंदर जो पहली अवस्था है वो है गैमेटोफाइट और जो दूसरी अवस्था है वो है स्पोरोफाइट, इसको बोलते हैं बीजाणुभिद, बीजाणुभिद, ठीक है। मैंने कहा था ना कि भैया जितने भी क्रिप्टोगैमस पौधे हैं
उनमें बीज तो बनते ही नहीं है, सीड तो बनते ही नहीं है, उनमें बनते हैं बीजाणु। तो भाई ये जो बीजाणु है ना, जिस संरचना के अंदर बीजाणु बनेंगे उसी को कहते हैं बीजाणुविद, स्पोरोफाइट। तो कभी भी पूछे कि कौन से पौधे पीढ़ी एकांतरण दिखाते हैं, तो टिक से आंसर लगा के आना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या है पीढ़ी एकांतरण? भैया ये जो पौधे हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये दो अवस्थाओं को दिखाते हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं? एक है गैमेटोफिटिक अवस्था, दूसरी है स्पोरोफिटिक अवस्था। एक है युग्मोविद अवस्था और एक है बीजाणुविद। मैम युग्मोविद अवस्था में क्या होता है? तो सीधी सी बात है, गैमेट बनते हैं भाई। यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से मेन पार्ट देखने को मिलते हैं? तो ये जो युग्मोविद होता है, गैमेटोफाइट होता है, इसी में आपको रूट वाला एरिया, इसी में आपको तने वाला एरिया और इसी में आपको पत्ती वाला एरिया देखने को मिलता है। तो गैमेटोफिट के पास होती हैं जड़ें, मतलब जो जड़ें जैसी संरचनाएं, राइजोइड बताया था ना अभी, जड़ें हो गई, पत्तियां हो गई, पत्तियों जैसी संरचना, ठीक है। और प्यारे बच्चे क्या हो गया? तना हो गया, स्टेम, पत्तियां यानी कि तना। ये कलर विजिबल नहीं होगा ना यहाँ पर, इसीलिए मैं दूसरे रंग से लिख रही हूँ। तो भाई क्या होगा यहाँ पर? जड़, तना, पत्तियां, ये सारी संरचनाएं किससे जुड़ी हुई होती हैं? रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रूट तो है नहीं, रूट के जैसा है। तना, स्टेम लाइक यानी कि तना नहीं है, तने के जैसा है, ठीक है। और भैया लीफ लाइक, लीव्स लाइक, ठीक है। पत्ती नहीं है, पत्ती के जैसी संरचना है। तो ये सारी संरचनाएं किस अवस्था से जुड़ी हुई हैं? ये युग्मोविद से जुड़ी होती हैं। पेपर में प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सी संरचनाएं ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के अंदर युग्मोविद अवस्था से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग बताकर चलोगे भैया जड़, ठीक है, जड़ हो गया। एक बच्चा बोल रहा है अच्छे से समझाओ मैम। प्यारे बच्चे, और कैसे अच्छे से समझाऊं ये बताओ? समझ नहीं आया दोबारा से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, सुन लो अब मेरी कहानी। मैडम एक बार लिखकर समझाओ। लिखकर ही तो समझा रही हूँ बेटा, ऐसे ऐसे लिखूंगी ना एक एक स्टेटमेंट को इतना लंबा लंबा, तो ये टॉपिक और 2 दिन में खत्म नहीं होगा तुम्हारा, और टाइम है तुम्हारे पास उतना। तो चीजों को समझो ज्यादा, लिखो कम। देखो मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा के पास जड़ जैसी संरचना है, तने जैसी संरचना है, पत्ती जैसी संरचना है। तो जब ये वास्तव में जड़ तना पत्ती नहीं है, उनके जैसी संरचना है, तो इन्हीं को कहते हैं, इनके पास सत्य जड़ तना और पत्ती नहीं पाई जाती, ठीक है। ट्रू रूट्स और लीफ ये सब नहीं होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई भाई। इनमें होता है पीढ़ी एकांतरण। मैम पीढ़ी एकांतरण क्या है? देखो, एक पीढ़ी जब बनती है तो उसी से दूसरी पीढ़ी, फिर उसी से अगली पीढ़ी, फिर उसी से अगली पीढ़ी, मतलब एकांतरण चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। कैसी साइकिल चलती है? सबसे पहले बने स्पोर, बीजाणु, बीजाणु से बन गए युग्मोविद, गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोर, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोर, फिर गैमेटोफाइट, वही साइकिल चलती रहती है। इसको कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये कौन से पौधों में, इस शब्द को याद रखना, पीढ़ी एकांतरण कौन से शब्द, कौन से पौधों में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, है ना। टेरिडोफाइटा तो अभी पढ़ेंगे हम। अब मैंने क्या बताया कि जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की या टेरिडोफाइटा की, तो इनकी जो संरचना है, ऐसे एक पौधा है भाई, इस पौधे को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं हम, यानी ये पौधा 2 भागों में बटा होता है, 2 अवस्थाएं दिखाता है ये पौधा। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं दिखाता है? कौन कौन सी 2 स्टेजेस दिखाएगा? भैया पहली अवस्था है गैमेटोफाइट यानी युग्मोविद, और दूसरी अवस्था है स्पोरोफाइट यानी बीजाणुविद। पेपर में प्रश्न आएगा कि गैमेटोफाइट में क्या बनता है? तो गैमेटोफाइट के अंदर जड़, तना और पत्ती, ये तीनों भाग जुड़े हुए होते हैं गैमेटोफाइट से, ठीक है। और गैमेटोफाइट के अंदर ही बनते हैं युग्मक यानी नर और प्यारे बच्चे मादा। नर और मादा यहीं पर बनते हैं, नर और मादा बनते हैं गैमेटोफाइट के पास। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल यहीं पर बनते हैं, तभी तो इसका नाम गैमेटोफाइट है। युग्मोविद, युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक। भैया स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट में बनते हैं बीजाणु,
और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो बताओगे सीटा और कैप्सूल, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि सीटा और कैप्सूल ये किसके भाग है, गैमेटोफाइट के या स्पोरोफाइट के या दोनों के, या कोई और ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो याद रखना जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, इसके दो भाग होते हैं, कैप्सूल और सीटा। तो प्यारे बच्चे कैप्सूल में ही बनते हैं ऐसे ऐसे बीज, बीजाणु ऐसे ऐसे, और जब ये कैप्सूल फट जाता है तो बीजाणु बिखर जाते हैं चारों तरफ और नया पौधा बन जाता है। फिर उस नए पौधे में फिर से यही बनेगा गैमेटोफाइट, फिर नर और मादा जुड़ेंगे एक साथ और बनाएंगे बीजाणु, और ये बीजाणु फिर से फट जाएंगे, फिर से नया पौधा, फिर से उस पौधे में बनेंगे गैमेटोफाइट, नर और मादा, फिर नर और मादा मिलकर बनाएंगे बीजाणु, और बीजाणु फिर से फटेंगे, फिर से नया पौधा। तो यही साइकिल चलती रहती है, यानी ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एक के बाद एक अवस्था आती रहती है और नए पौधों का विकास होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ, अब बात क्लियर हुई? ठीक है, आया से लिखा करो, अच्छे से लिखा करो प्यारे बच्चे। भाई अब इसी तरीके से लिख सकती हूँ, और अच्छे से मैं नहीं लिख सकती हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि और कैसे अच्छे से लिखूं ये बता दो, और कैसे अच्छे से लिखूं ये बताओ प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। भाई सीटा भी इसी का एक पार्ट है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं सीटा, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कैप्सूल। जैसे आप दवाई वाला कैप्सूल खाते हो, उसमें कई बार अंदर दवाई भरी हुई होती है, वैसे ये कैप्सूल जैसी संरचना है जिसमें बीजाणु भरे रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? अब चले आगे। तो आपको क्या याद रखना है कि पीढ़ी एकांतरण जो होता है, पीढ़ी एकांतरण, एकांतरण, जो पीढ़ी एकांतरण होता है प्यारे बच्चे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो क्रिया होती है, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं बेटा, दो अवस्थाएं होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं? 2 स्टेजेस होती हैं प्यारे बच्चों, 2 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होंगी? एक होगी गैमेटोफिट अवस्था, गैमेटोफिटिक स्टेज, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज होगी एक, जिसको बोलते हैं युग्मोभिद अवस्था, युग्मोभिद अवस्था, यानी इसका नाम है युग्मोभिद हिंदी में। दूसरी होती है स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज, दूसरी है स्पोरोफिटिक, जिसको बोलते हैं बीजाणुभिद अवस्था, बीजाणुभिद अवस्था, इसको कहा जाता है बीजाणुभिद अवस्था। ठीक है, अगर कभी पूछे कि ये जो आपकी दो अवस्थाएं हैं गैमेटोफिट और स्पोरोफिटिक जो अवस्थाएं हैं, इसमें से गैमेटोफिटिक अवस्थाओं में क्या होता है, कौन कौन से पौधे के हिस्से आते हैं इसमें, तो बताओगे जड़, तना और प्यारे बच्चे पत्तियां आती हैं इसके अंदर, जड़, तना, पत्तियां ये आती हैं। ठीक है, अब मैं फिर इंग्लिश में लिख रही हूं नीचे की तरफ, रूट आती हैं प्यारे बच्चे, आप बताओगे स्टेम आता है, और आप बताओगे लीव्स आती हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर दो भाग आते हैं, एक तो कैप्सूल वाला पार्ट आता है यहाँ पर, कैप्सूल, ठीक है, एक तो कैप्सूल आता है यहाँ पर, कैप्सूल, एक तो कैप्सूल वाला पार्ट आता है और दूसरा सीटा वाला पार्ट आता है, सीटा। तो कैप्सूल और सीटा किसके भाग है, तो बताओगे स्पोरोफिटिक अवस्था के पार्ट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब और आगे बढ़े तो मैडम ये बताएं हमें, अब यहाँ जगह पड़ गई कम, फिर से इतना बड़ा लिखूंगी तो सही लिखा हुआ है। चलो अब इसको मैं अगले पेज पर लेकर जा रही हूँ। अगर आपसे फिर से पूछेगा कि गैमेटोफिटिक जो होता है इसमें और क्या क्या बनते हैं, तो आप बताना यहाँ पर बनते हैं नर और मादा, इसके अंदर बनेंगे नर और मादा भाग भी बनते हैं, यहाँ पर नर और मादा बनते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर बनते हैं नर और मादा, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल बनते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर बनते हैं स्पोर्स, यहाँ पर बनते हैं बीजाणु।
अब बीजाणुभिद अवस्था है तो बीजाणु बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसका निर्माण होगा? बीजाणु का। स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब स्पोर्स बनेंगे, जब स्पोर्स बने वो ग्रो करेंगे तो उसमें नर और मादा बनेगा, फिर से नर और मादा मिलके फिर से स्पोर बनाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा एकांतरण, ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी और नए पौधों का जन्म होता रहेगा। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो स्पोरोफिटिक अवस्था है ना, ये गैमेटोफिटिक अवस्था पर डिपेंड होती है। अगर ये क्या है प्यारे बच्चे? ये अर्ध परजीवी है, मतलब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट स्टेज होती है, डिपेंड करता है ये इसके ऊपर। तो आपको कभी भी पूछे कि जो स्पोरोफिटिक होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग बताएंगे गैमेटोफिटिक के ऊपर। तो ये जो स्पोरोफिटिक है ये इसके ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि यही इसको खाना पानी देगा, ये गैमेटोफिटिक ही स्पोरोफिटिक को खाना पानी देगा बेटा, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है इसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन। अब बात समझ में आ गई? तो ये भी पूछ सकता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्पोरोफिटिक खुद खाना नहीं बना सकता, तो ये खाना लेता है गैमेटोफिटिक से। अब बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, अब आ गई ना बात समझ में? चले अब आगे, चलो तो भाई अब ये भी आप करके आ जाओगे। अब मैं चल रही हूँ इनके एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम ब्रायोफाइटा के उदाहरण की बात करते हैं तो देखो कितने सारे एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करी तो लीवरवर्ट, लिख दूं लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट क्या है? ये एक तरीके का पौधा है, देखो ऐसा होता है, ठीक है। हॉर्नवर्ट, ये सींग के जैसा दिखता है, जैसे गाय के सींग होते हैं ना, हॉर्नवर्ट जो होता है, इसका नाम देखो हॉर्न इसीलिए रखा गया क्योंकि सींग के जैसा दिखता है। ये देखो ये सींग से नहीं बन रहे, ये बन रहे देखो जैसे किसी गाय के या भैंस के सींग हो, तो इनका नाम है हॉर्नवर्ट। तो लीवरवर्ट हो गया, हॉर्नवर्ट हो गया, ठीक है। मॉसिस हो गए प्यारे बच्चे, मॉसिस बोलते हैं इनको, ठीक है, मॉस। ये पूछा जाता है कि मॉस जो है ये कैसे पौधे हैं, तो ये ब्रायोफाइटा में आने वाले पौधे हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या याद रखोगे प्यारे बच्चे? लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसिस, ये सब होते हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो, अब मैं आगे बढ़ूं। कोई पेड़ और पढ़ाई और पढ़ू दोनों होता है? समझ नहीं आया? चले आगे भाई। एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा तो अच्छा खासा पौधा है आपका, एलोवेरा नहीं है ये, ठीक है। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं। एलोवेरा के जैसा लगेगा लेकिन एलोवेरा नहीं है ये। अब आ जाओ अगला जो है क्रिप्टोगैमस का लास्ट पार्ट, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो भाई अब लिखेंगे टेरिडोफाइटा। अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा। अब आ जाएंगे प्यारे बच्चे, बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा को ना प्रथम जमीनी पौधे बोला जाता है, प्रथम जमीनी पौधे, ठीक है। मतलब ये पूर्ण रूप से जमीन पर उगते थे, प्रथम जमीनी पौधे हैं प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो कभी भी पूछे कि प्रथम रूप से जमीन पर उगने वाले पौधे, इन्हीं को बोला जाता है टेरिडोफाइट को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? टेरिडोफाइटा जो होते हैं सबसे पहले इनमें वेस्कुलर बंडल भी मिले थे। मैंने अभी अभी बताया भैया थैलोफाइटा तो सबसे निम्न किस्म के पौधे थे, फिर ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल होते ही नहीं थे, जाइलम फ्लोएम थे ही नहीं। लेकिन ये जो पौधे थे यहाँ पर जाइलम फ्लोएम देखने को मिले हमें। तो लिख लीजिएगा प्रथम संवहनी पौधे, प्रथम संवहनी पौधे हैं प्यारे बच्चे, प्रथम संवहनी पौधे इनको कहा जाता है, प्रथम संवहनी पौधे हैं। तो इनके लिए एक और चीज लिखोगे, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट है ये, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम कौन से पौधों में देखे गए, ये प्रश्न आ जाए तो बताकर आना टेरिडोफाइटा। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम इन्हीं में देखे गए बेटा।
तो सबसे पहले जो जाइलम और फ्लोएम बने वो इन्हीं में बने, पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, अपूर्ण थे। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ अपूर्ण थे बेटा, कंप्लीट नहीं थे, अपूर्ण थे, ठीक है। लेकिन देखे इन्हीं में गए, अनकंप्लीट थे लेकिन सबसे पहले देखे इन्हीं के अंदर गए, है ना। समझ में आ रही है ना बातें। आ जाओ आगे बात करते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं प्यारे बच्चे, ये बीज रहित पौधे हैं, ये भी, इनमें बीज अभी भी नहीं बने, बीज रहित पादप ही हैं, बीज रहित पादप है। लेकिन इनके अंदर एक चीज अच्छी होने लग गई। पहले लिख लो, सीडलेस प्लांट हैं ये, सीडलेस प्लांट। अब इनमें एक चीज अच्छी क्या थी भैया, अब तक हमने जितने पौधे पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, भैया बीज किसी में भी नहीं बन रहे थे, सीड किसी में भी नहीं बन रहे थे, सबके सब में बीजाणु बन रहे थे, स्पोर्स बन रहे थे, है ना। अब इनमें एक अच्छी बात ये थी कि इनके अंदर सत्य, जड़ और तना पाए गए। सत्य, जड़, तना व पत्तियां पाई जाती हैं। तो भैया सबसे पहले इन्हीं के अंदर जो वास्तव में जड़ होती है वो देखने को मिली, वास्तव में पत्ती होती है वो देखने को मिली, और वास्तव में तना होता है वो देखने को मिला। तो लिख लेंगे ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव, एंड लीव्स आर प्रेजेंट। तो इनके अंदर सबसे पहले जड़, तना, पत्ती जो पूर्ण रूप से विकसित थी वो देखने को मिली प्यारे बच्चे। अब सही आ रही है राइटिंग, इतनी बड़ा बड़ा मैं लिख रही हूं, अब तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या लिख रहा है कैसे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई बात। तो सत्य, जड़, तना, पत्ती इनमें मिले थे सबसे पहले। अभी अभी ब्रायोफाइटा पढ़ाया ना, वहां पर तो सत्य, जड़, तना और पत्ती थे ही नहीं भैया, वहां पर तो आप लोगों को जड़ जैसी संरचना, तने जैसी संरचना देखने को मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पर सत्य, जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती थी, इतना आपको याद है, ठीक है। लेकिन कहाँ पाई गई, तो टेरिडोफाइटा की जब बात हुई तो इनके अंदर सत्य, जड़, तना और पत्ती देखने को हमें मिले, है ना। है भाई, सबसे पहले पत्तियां इनमें ही मिली है क्या, हाँ भैया, पत्ती जो सत्य पत्ती जिसको बोलोगे वास्तव में वो इन्हीं में मिली थी। सत्य क्या होता है, मैंने कहा ना प्यारे बच्चे, मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है और वो ऐसे पड़ी हो जैसे कोई सांप पड़ा हुआ हो। अब तुमने कहा मुझे तो ये सांप लग रहा है, सांप के जैसी रस्सी है, तो वो वास्तव में सांप तो है नहीं प्यारे बच्चे, लेकिन सांप के जैसी तुम्हें लग रही है। तो कोई ऐसी संरचना जो वास्तव में वो है नहीं लेकिन लग उसके जैसी रही है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि मैम तुम परिणीति चोपड़ा के जैसी लगती हो, लेकिन मैं परिणीति चोपड़ा थोड़ी हूँ, मैं उसके जैसी लग रही हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं परिणीति चोपड़ा प्यारे बच्चे। तो कुछ संरचनाएं ऐसी हैं ब्रायोफाइटा पर जो देखने में ऐसी लगेगी जैसे ये जड़ है, जैसे ये तना है, या जैसे ये पत्ती है, लेकिन वो जड़, तना, पत्ती नहीं मानी गई, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वास्तविक जड़ में होती है वो है ही नहीं, जो वास्तविक तने में होती है वो है ही नहीं। तो कहने की बात है कि उनके जैसी संरचनाएं हैं लेकिन वो वास्तव में जड़, तना, पत्ती नहीं है। समझ में आ गई ना बात, है ना, क्लियर। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब आप लोगों को ये पॉइंट है जो याद रखने हैं। जो भी बच्चे बार बार ये बोल रहे हैं फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, तो प्यारे बच्चे कोशिश करो एक ही बार में समझो चीजों को, क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। अगर बार बार बताऊंगी ना, बार बार बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 महीने इसी टॉपिक को पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ये मत कहना कि मैम सिलेबस तो पूरा ही नहीं हुआ। तो भैया सिलेबस तो जब पूरा होगा ना, जब समझने की चीजों को कोशिश करोगे। मैं इतनी स्पीड में तो पढ़ा ही नहीं रही, मैं तो एक एक पॉइंट को बड़े आराम आराम से लिख रही हूँ, बड़े आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। तो समझने की कोशिश एक बार में ही करो प्यारे बच्चे, ठीक है। मैं पहले से ही आपको एक चीज को 3-3 बार बता रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो फिर से समझाओ, तो इसी टॉपिक पर पढ़े रहेंगे फिर तो भैया। तुम 1 महीने इसी टॉपिक को पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी है। अब समझ में आई बात। तो मैं पीछे का खुद उसको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, आप समझो चीजों को। ये प्रथम संवहनी पौधे हैं, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों इनके अंदर क्या है, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले थे, लेकिन जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट नहीं थे, लेकिन मिलना शुरू हो गए थे। बीज रहित पादप है, ये तो हमने तीनों की क्वालिटी अभी पढ़ी ही थी, तीनों में ही बीज नहीं बन रहे थे, बीजाणु बन रहे थे, है ना। सत्य, जड़, तना और पत्ती इन्हीं में पाई जाती है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं।
अब बात करेंगे कि मैम जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनके एग्जाम्पल्स हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं, या इनके अंदर जो बीज बनते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इनके अंदर जो बीज बनते हैं वो कौन सी संरचना में बनते हैं, तो लिखेंगे बीजाणु, बीजाणु धानी में बनते हैं, बीजाणु धानी में बनते हैं, ठीक है। बीजाणु जो होंगे बीजाणु धानी में बनते हैं। अब मैम बीजाणु धानी क्या है, भैया बीजाणु धानी एक संरचना है जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग क्या बता सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, भाई कोई भी संरचना है उसके अंदर, जैसे फूल है, फूल के अंदर आप देखते हो तो पत्तियां होती हैं, है ना, पंखुड़ियां होती हैं फूल के अंदर, पंखुड़ियां। तो जैसे पंखुड़ियां जो है पेटल्स बोलते हैं जिसको, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हम तोड़ते हैं, किसी भी फूल में पंखुड़ियां होती है तो वो फूल के अंदर बनती हैं। वैसे इनके अंदर जो बीज बनते हैं वो बीजाणु धानी में बनते हैं। तो बीजाणु धानी एक जगह है, इसी में बीज बनेंगे। तो लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ, ये यहाँ पे जगह नहीं है, मैं दूसरी स्लाइड में लिख रही हूँ यहाँ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। प्यारे बच्चे बीजाणु धानी को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करेंगे कि टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा के अंदर जो नर और मादा युग्मक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। मैंने कहा था ना गैमिटोफाइट बनता है, बताया था, युग्मोविद, उसी में नर और मादा बनते हैं। तो नर और मादा को कहते क्या हैं, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चे आप लोग बताओगे कि जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर जब हम नर और मादा युग्मक को देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग बताओगे स्पोरेंजिया जो है ना, जैसे कि ये बीजाणु धानी है, बीज बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही नर जो होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और जो मादा होती है उसको आर्चीगोनियम कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा नर भाग जो होता है, नर भाग जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, मेल पार्ट, मेल पार्ट को कहते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम कहा जाता है मेल पार्ट को, ठीक है। इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम ही लिख लीजिएगा क्योंकि इसी नाम से आ जाता है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम कहा जाता है किसको प्यारे बच्चे, नर भाग को, ठीक है। और मादा भाग को क्या कहा जाता है, तो मादा भाग को कहा जाता है आर्चीगोनियम। फीमेल पार्ट या जो मादा भाग है उसको कहा जाता है आर्चीगोनियम। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। फीमेल पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है आर्चीगोनियम, ठीक है। मुझे इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे आर्चीगोनियम, आर्चीगोनियम, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है आपको, तो आप लिख सकते हो आर्चीगोनियम, है ना। ये चीजें आपको पूछी जाती हैं कि नर भाग को क्या कहते हैं, मादा भाग को क्या कहते हैं टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। तो दोनों के अंदर ही जो नर भाग है उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है, जो मादा भाग है उसको आर्चीगोनियम कहा जाता है। तो ये वाली बातें भी आप याद रखना, ठीक है। ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा के अंदर या टेरिडोफाइटा के अंदर नर भाग और मादा भाग को किस नाम से जाना जाता है। नर भाग को एंथ्रीडियम कहा जाता है और मादा भाग को आर्चीगोनियम कहा जाता है। अब मुझे बता दो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। ओवरी नहीं प्यारे बच्चे, ओवरी बनेगी कभी आपके जो विकसित पौधे होंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म उसमें बनेगी, ठीक है। चलो हिंदी में भी एंथ्रीडियम और प्यारे बच्चे आर्चीगोनियम। तो मैं कहूंगी ना आपको एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस हो गया है। एनसीईआरटी में जो शब्द इंग्लिश का है ना उसी को हिंदी में करके लिख देते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है।
आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल की। तो टेरिडोफाइटा के अगर उदाहरण की बात करते हैं, जो टेरिडोफाइटा है इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, तो आ जाओ अब क्या क्या इसके एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, टेरिडोफाइटा के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चे फर्न। क्या है? फर्न। ठीक है, फर्न हो गए भाई इनके एग्जाम्पल। फर्न को हम सजावटी पौधा भी कहते हैं, सजावटी पादप या सजावटी पौधा। कैसा होता है मैम ये? तो इसको हम डेकोरेटिव प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डेकोरेटिव प्लांट के नाम से भी जानते हैं, सजावटी पौधा। मैम ये सजावट करने के काम आता है क्या? बिल्कुल सही। जब आप किसी को बुके देते हो, किसी को गुलदस्ता देते हो, तो उसमें आपको कुछ देखो ऐसी ऐसी सी पत्तियां नजर आती हैं। शादी वाले घर में हम सजावट भी करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी पत्तियां नजर आती हैं। ये है फर्न प्यारे बच्चे। ये क्या है? फर्न। तो इसको कहा जाता है सजावटी पौधा। तो ये जो फर्न है, ये फर्न की पत्तियां हैं बेटा जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जब आप गुलदस्ता वगैरह किसी को देते हो उसमें आपने कई बार ये पत्तियां देखी होंगी, तो इन्हीं को कहा जाता है प्यारे बच्चे, आप लोग बोलोगे फर्न। ठीक है, जैसे इस फोटो में भी दिख रही है ये टेरिडोफाइटा की पत्तियां हैं, इनको कहते हैं फर्न। समझ में आई बात? देखी है आपने कभी ये पत्तियां? ये बताओ, जब किसी को गुलदस्ता देते हैं, दूल्हे की गाड़ी को सजाया जाता है, उनमें पत्तियां होती हैं, ये फर्न ही है। जब आप ठंडे इलाकों पे जाते हो ना, वहां मिलते हैं आपको ये। ठीक है, और अगर हम और बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो प्यारे बच्चे देखो ऐसे ऐसे भी दिखते हैं, ये टेरिडोफाइटा है। चलो टेरिडोफाइटा की और फोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनकी और फोटोज मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊं। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये भी टेरिडोफाइटा है, सेलेजिनेला। एक टेरिडोफाइटा का नाम है सेलेजिनेला प्यारे बच्चे, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है सेलेजिनेला। ये भी बहुत पूछा जाता है, सेलेजिनेला ऐसा दिखता है ये सेलेजिनेला। ठीक है, ये सेलेजिनेला भी किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का। नाम यहाँ लिख रही हूँ, सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला क्या है? एक टेरिडोफाइटा होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, एक होता है इक्विसीटम, इक्विसीटम एक होता है प्यारे बच्चे इक्विसीटम। लो सेलेजिनेला और देखना है तो देख लो, ये रहा, ये है सेलेजिनेला। ऐसे आपने जंगल में खूब देखे होंगे, ये घने जंगलों में मिलते हैं बेसिकली, ठंडे एरिया पे जब आप जाते हो। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे इक्विसीटम, देखो ये है इक्विसीटम, ये है एक टेरिडोफाइटा, ये है एक टेरिडोफाइटा। क्या है प्यारे बच्चे? ये टेरिडोफाइटा है ना, ये एक टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। जो भी बच्चा पीडीएफ बनाएगा उस बच्चे से मैं बोलना चाहूंगी कि जो चीजें मैं डायग्राम को दिखाकर बच्चों को लिख रखी है अभी तो डायग्राम में, आप इन सब चीजों को नोट्स में जरूर ऐड कर दें। ठीक है, चलो तो भाई ये भी क्या है, इसका नाम क्या है? इक्विसीटम, इक्विसीटम कहते हैं बेटा इसको, इक्विसीटम के नाम से ये जाना जाता है। इसका एक और नाम है इक्विसीटम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इक्विसीटम है आपको कैसा लग रहा है? देखने में ये कैसा लग रहा है? जल्दी से बताओ, ये इक्विसीटम भी एक टेरिडोफाइटा है, ये देखने में आपको कैसा लग रहा है? सेलेजिनेला प्यारे बच्चे एक तरीके का एक टेरिडोफाइट ही है। टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं उसी का एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बात करें। अगर गौरव प्यारे बच्चे समझ नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश की जाए, पढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चे हम ही। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, बोर्ड का कलर कैसे चेंज कर दूं ये बताओ? झाड़ू के जैसा लग रहा है ये आपको, है? हाँ, पता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ के जैसा लग रहा है ये। तो इक्विसीटम को हम लोग हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं बेटा, हॉर्स टेल भी कहते हैं इसको, हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ भी कहते हैं इसको। तो एग्जाम में एक बार पूछा था कि कौन सा टेरिडोफाइटा है जो घोड़े की पूंछ की जैसी संरचना का होता है, तो वो होता है इक्विसीटम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार फिर से समझेंगे,
है ना। चलो आओ, हमने पढ़ा था अभी अभी कि भैया जो प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा था इसमें सबसे पहले ब्रायोफाइटा पढ़े हैं। ब्रायोफाइटा में सत्य, जड़, तना, पत्ती ये कुछ नहीं होता, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण में दो अवस्थाएं आती हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक अवस्था में तीन संरचनाएं आती हैं, जड़, तना, पत्ती। अब इनमें जड़, तना, पत्ती सत्य तो है नहीं, लेकिन झूठी जरूर है, इनकी जैसी संरचनाएं हैं तो वही आ जाएंगी बस उसमें, गैमेटोफाइट में। और जो स्पोरोफाइट होता है उसमें आती हैं दो संरचनाएं, कैप्सूल और सीटा। गैमेटोफाइट में नर और मादा बनते हैं, और मैंने अभी अभी बताया नर को एंथीरिडियम और मादा को आर्चिगोनियम कहते हैं, ठीक है। वही बात हमने फिर जो ब्रायोफाइटा इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण थे हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, मॉस, ये सब। फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा। प्यारे बच्चों, टेरिडोफाइटा जो है प्रथम जमीनी पौधे हैं, ठीक है, और प्रथम संवहनी पौधे हैं। मतलब मैंने बताया था ना कि संवहनी ऊतक क्या होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम जहां हो वही संवहनी ऊतक कहलाते हैं। तो इनके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन अपूर्ण होंगे, कंप्लीटली नहीं है, थोड़े थोड़े बनने लग गए, ठीक है। जैसे कोई छोटा सा पपी है, उसको पूंछ अभी आने वाली है, तो छोटी सी पूंछ आती है पहले, फिर धीरे धीरे वो पूंछ बड़ी होती है, तो पूंछ आने तो लग गई ना। तो इसका मतलब वैसे ही टेरिडोफाइटा में हमें जाइलम और फ्लोएम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले संवहनी पादप कौन से हैं आप बताएंगे, टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में बीज बनते ही नहीं है, ये तो भैया तीनों की क्वालिटी है, ना थैलोफाइटा में बने, ना ब्रायोफाइटा में बने, ना टेरिडोफाइटा में। अब इनके अंदर दूसरी बात की सत्य, जड़ और तना, पत्ती यहाँ दिखने लग जाते हैं, यानी ट्रू रूट्स होगी, ट्रू जड़ होगी और ट्रू ही स्टेम होगा, है ना। और इनमें जो बीजाणु बनते हैं वो बीजाणु धानी में बनते हैं। बीजाणु धानी एक संरचना है, मान लो ये है बीजाणु धानी, है ना, और इसमें बन रहे हैं ये स्पोर, ये बन रहे, ये बन रहे। तो कभी आपको पूछे कि बताओ टेरिडोफाइटा में जो बीजाणु है वो कहाँ बनते हैं, तो आप कहोगे बीजाणु धानी में बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। ये बीजाणु धानी है जो एक संरचना है जिसके अंदर बनेंगे बीजाणु, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल की बात करी कि भाई जो ये होते हैं टेरिडोफाइटा, ये सेम बात मैंने बता दी कि भाई नर भाग मादा भाग किसी का भी पूछे, चाहे ब्रायोफाइटा का पूछे चाहे टेरिडोफाइटा का पूछे, आपको यही बात बताकर चलनी है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल की बात करी, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए टेरिडोफाइटा के, एक तो सैलेजिनेला बताया। अब बेटा सैलेजिनेला है उसका नाम, तो इसमें मैं क्या करूं ये बताओ। सैलेजिनेला उसका नाम है तो सैलेजिनेला ही तो रहेगा बेटा नाम। अब उसका नाम मैं आपको चिंकू पिंकू थोड़ी करके बता दूंगी, उसका नाम जब सैलेजिनेला है, पहले से ही वो पढ़ते आ रहे हैं सैलेजिनेला पेपर में, तो बेटा सैलेजिनेला ही तो पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ये बताओ, अब इसमें तो आपको समझना है ना ये बात कि इस नाम को हमें याद करना है, सैलेजिनेला नाम को हमें याद करना है। अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता दूं, मोंटी, चिंकू, पिंकी, ये है इसके एग्जाम्पल, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, भाई मैडम ने आसान आसान से नाम बता दिए। लेकिन पेपर में जब करने बैठोगे फायदा क्या, फुस निकल जाओगे वहां। भाई पेपर में तो आएगा सैलेजिनेला, मैंने लिखवा दिया चिंकू मिंकू टिंकू। अब एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चे का कमेंट था, बस तुम मत पढ़ाओ रहने दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया जब दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो वो क्या नाम इसका सैलेजिनेला का, मोन्टू लिखवा देगा, सोनू लिखवा देगा, हरिंदर लिखवा देगा, क्या नाम लिखवा देगा, वो भी सैलेजिनेला ही लिखवाएगा प्यारे बच्चे। तो जब नाम ही सैलेजिनेला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, याद तो आपको करना है, तभी तो हमें पढ़ना पड़ता है चीजों को। अगर ये कॉमन सी चीजें होती तो फिर पढ़ना ही नहीं था, फिर पेपर का ही मतलब क्या होता। भाई पढ़ना पड़ेगा, चीजें डिफिकल्ट है उनको एक दो बार याद करना पड़ेगा, तभी तो याद होंगी, क्यों भाई प्यारे बच्चों, है ना। चलो, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया सैलेजिनेला। एक एग्जाम्पल बताया था फर्न, फर्न का फोटो भी दिखाया था, फर्न को हम सजावटी पौधे भी कहते हैं, है ना। और अभी अभी तीसरा एग्जाम्पल बताया इक्विसीटम। इक्विसीटम की भी फोटो भैया लो ये लगी हुई, ऐसा लगता है जैसे घोड़े की पूंछ हो। तो इक्विसीटम भी एक टेरिडोफाइटा ही है, और इक्विसीटम को हम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ भी कहते हैं। बताओ प्यारे बच्चे, है ना, ये है सारी चीजें। अब प्यारे बच्चे
तो इसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, पेपर आपका है। मैंने यही सेम चीजें आपको कम से कम 4-5 बार दोहरा दी हैं अभी अभी में। मैं आगे बढ़ी ही नहीं हूं जब तक आपको समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे कमेंट करोगे कि आप रहने दो, आप मत पढ़ाओ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो बेटा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा समझने का। ठीक है, क्लियर? आगे बात करें। हाँ, और भी इसके नाम है। अगर तुम और भी ढेर सारे एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो देखो कितना अच्छा है, डिक सोनिया। लो आ गया, सोनिया का नाम सुनना चाह रहे थे ना, तो आ गया। लो टेरिडोफाइटा का एक और एग्जाम्पल, टेरिडोफाइटा। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे एक और एग्जाम्पल लिख लो, टेरिडोफाइटा का एक और एग्जाम्पल लिख लो, डिक सोनिया। बहुत अच्छे से ये तो नाम याद हो जाएगा, डिक सोनिया, डिक सोनिया। ठीक है, ये भी क्या है प्यारे बच्चे, एक टेरिडोफाइटा है, डिक सोनिया। ठीक है, और भी अगर आप नाम याद करना चाहते हो तो लिख सकते हो प्यारे बच्चे, मैंने फर्न तो लिखवा ही दिया, विस्क फर्न भी होता है एक, विस्क फर्न। ठीक है, डिक सोनिया। लो भाई, सोनिया का नाम आ गया। गाना तो तुमने सुना है, सोनिया सोनिया सोनिए। तो लो, अब तुम सारे थे ना, कोई ऐसा नाम आ जाए जो याद हो जाए, ये आ गया डिक सोनिया। अब विक्स का नाम तो तुमने सुना ही है, विस्क फर्न भी आ गया भाई। लो, जब दर्द होता है तो विक्स लगाते हैं, तो ये हो गया विस्क फर्न। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल है किसके, टेरिडोफाइटा के। हम टेरिडोफाइटा के उदाहरण ही लिख रहे हैं अभी तक, ये सब उदाहरण ही है टेरिडोफाइटा के, एग्जाम्पल ही है टेरिडोफाइटा के। और लिख लो कौन कौन से होते हैं भैया। एक होता है, आप लोगों को याद रखना है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। अच्छा, आपने कभी बोडियम का नाम सुना है? जैसे कहीं क्या होता है, कोई भाषण वाषण देते हैं नेताजी, उनके सामने एक मेज सी खड़ी रहती है, उस मेज पर ऐसे माइक लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बोडियम करके उसको बोल देते हैं। तो वैसे ही याद रख लेना, लाइकोपोडियम, बोडियम से पोडियम बन गया, लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के। तो 3 तो ये हो गए, एक बताया इक्विसीटम, एक बताया आप लोगों को क्या, सेलेजिनेला। तो टोटल कितने, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। एक फर्न बताया था, फर्न इसमें भी आ रहा है। अब चले आगे, बोलो जल्दी से। हाँ, अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपने क्रिप्टोगैमस को पढ़ लिया। क्रिप्टोगैमस के 3 पार्ट थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों को पढ़ लिया। आज वो बात करते हैं फिनेरोगैमस की। अब बात करेंगे पुष्पी पौधों की। अब बात चलेगी पुष्पी पौधों के बारे में, पुष्पी पौधे, फिनेरोगैमस। अब बात करेंगे फिनेरोगैमस की प्यारे बच्चे। फिनेरोगैमस क्या होते हैं? तो जो फिनेरोगैमस है, ये ऐसे पौधे हैं जिन पर आप लोगों को बहुत विकसित संरचनाएं देखने को मिलेगी, और इनको आप अच्छे से पहचान भी सकते हो कि इनकी जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, ये सब पहचान सकते हो। तो फिनेरोगैमस का ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन कौन से होते हैं? एक होंगे प्यारे बच्चे अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। ठीक है, एक होंगे अनावर्त बीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और दूसरे होते हैं आवर्त बीजी। बेटा यहां से प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं, आवर्त बीजी। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि प्यारे बच्चे पेपर में प्रश्न ऐसे आता है कि इनमें से कौन से पौधे पुष्पी पौधों के भाग हैं, विच प्लांट्स ऑफ दीज आर एग्जाम्पल या आर पार्ट ऑफ फिनेरोगैमस। तो फिनेरोगैमस के 2 पार्ट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझ में आ गई बात? अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। मैम अनावर्त बीजी क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चे ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर आपको फ्लावर नहीं मिलेगा, इनमें पुष्प नहीं मिलता बेटा, इनमें पुष्प नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते हैं प्यारे बच्चे? पुष्प नहीं मिलते। ठीक है, अब पुष्प यानी फ्लावर तो तुम जानते हो भैया अच्छे से, फूल नहीं खिलते इन पौधों पर कभी भी। तो कौन से पौधे हैं जिन पर कभी फूल नहीं खिलेंगे?
तो बता देना अगर आवर्त बीजी ऑप्शन में, तो ये होते हैं जिन पर कभी फूल नहीं खिलते, ठीक है, पुष्प नहीं मिलते, नो फ्लावर, इनके पास फ्लावर नहीं होता बेटा, ठीक है, फ्लावर नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है इनके पास, इनका, तो इनके पास दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें जो बीज बनते हैं, देखो मैंने बताया था ना पुष्पी पौधे विकसित पौधे हैं, और मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया भी था जब हमने प्लांट क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा था, वहां मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे पौधे हैं इनमें बीज भी बनेंगे, फूल भी बनेंगे, फल भी बनेंगे, तो सारी संरचनाएं बनेंगी इनमें। लेकिन अगर आप विशेष तरीके से बात करते हो आवृत बीजी की, तो फूल तुम्हें यहाँ भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना कि पुष्पी पौधों के अंदर वो कौन से पौधे हैं जिनमें फूल नहीं मिलते, तो बताना आवृत बीजी में फूल नहीं मिलते, इनमें अनावर्त बीजी में, ठीक है। अब इनके अंदर जो बीज बनते हैं भाई, इनमें तो स्पोर बनते नहीं है, स्पोर तो केवल 3 पौधों में बनते थे, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इन तीनों में कभी बीज नहीं बनते। मैंने बताया था ना इन तीनों में बनते हैं बीजाणु, तो भैया इन तीनों में तो बीज नहीं बनते थे, छोड़ दो, बीजाणु बनते थे। मैम बीज किस में बनते हैं, तो बेटा ये जो 2 पेड़ आपके सामने हैं, ये जो 2 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें बनते हैं बीज। यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं इनमें मैंने आपको लिखवाया था पहले क्लास में कि इनमें बीज बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, यहाँ पर बनेंगे बीज, इनमें बीज बनते हैं, स्पोर्स नहीं बनते, इनमें बनते हैं सीड, सीड फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने कभी सेब खाया है, सेब जब खाते हो उसके अंदर से बीज निकलते हैं, तुमने कभी पपीता खाया है, उसके अंदर से बीज निकलते हैं। तो बेटा अब जितने भी फल तुम खाओगे उनमें से जो बीज निकलते हैं वही तो होते हैं बीज। तो अब हम विकसित पौधों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो अविकसित पौधे थे अब वो छोड़ दिए, तीनों पढ़ लिए, अब हम बढ़े थोड़े विकसित पौधों की तरफ। तो ये जो है अनावर्त बीजी, इनमें फूल नहीं बने लेकिन बीज बन गए। तो मैम बीज कहाँ पर होते हैं, तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो अनावर्त बीजी है ना, इनको नग्न बीजी कहा जाता है, नग्न बीजी, इन्हें नग्न बीजी कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि पादप जगत में कौन से पौधे हैं जिन्हें नग्न बीजी कहते हैं, इनको कहते हैं अनावर्त बीजी को नग्न बीजी। तो लिख सकते हो भाई नेकेड सीड कहा जाता है इनको, नेकेड सीड। क्यों कहते हैं इन्हें नग्न बीजी, क्योंकि इनके अंदर जो बीज बनते हैं ना वो फूल के जो फल होता है उसके अंदर नहीं होते। हाँ कैसे कैसे मैडम जी, कैसे नहीं होते, कैसे नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं मैम, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं प्यारे बच्चे, जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कोशिकाओं से बनी एक संरचना होती है, ठीक है। जब मैं आपको पादप ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, प्लांट टिश्यू, वहां डिटेल में पढ़ाऊंगी जाइलम और फ्लोएम। अभी के लिए याद रखो कि पौधों में विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम भी उन्हीं का भाग है। जाइलम जड़ों से पानी ऊपर ले जाता है पौधों में, और फ्लोएम खाना नीचे लेकर आता है। तो बेटा यहाँ देखने को मिलेंगे तुम्हें जाइलम और फ्लोएम। टेरिडोफाइटा में देखने शुरू हो गए थे लेकिन बहुत कम थे, अपूर्ण थे, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको वो और ज्यादा विकसित होते दिखेंगे, और यहाँ आते आते तो सबसे ज्यादा विकसित। ये वाले तो वो पौधे हैं जो तुम अपने आसपास सब जगह देखते हो, जितने तुम फल खाते हो वो सब यही वाले पौधे हैं, वो सब यही वाले पौधे हैं, ठीक है। समझ में आई ना बात, चलो। तो अब हमने क्या बात करी, मेन पॉइंट अनावर्त बीजी से आएगा कि इनमें सबसे पहला पॉइंट कि फ्लावर नहीं बनेंगे, दूसरा पॉइंट इनको नग्न बीजी कहते हैं। क्यों, ऐसा समझो इनके बीज कपड़े पहने हुए नहीं होते भैया। कैसे मैडम जी, आओ तुम्हें समझाती हूँ। मान लो भैया तुमने खाया सेब, तुमने सेब खाया, खाया ना, है ना। अब सेब को जब तुमने खाया तो बीज निकलेंगे इसके अंदर, तुम्हें बीज यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर, है ना। तो ये पूरा सेब है, इस सेब को जब आप खाओगे तब अंदर जाकर कहीं बीज मिलेंगे। तो बीज फल के अंदर छुप रहे हैं ना,
फल के अंदर ही बीज मिलेंगे। तुमने चीकू खाया तब फल के अंदर मिलेंगे, पपीता खाया, कोई भी फल खाओ बीज हमेशा फल के अंदर मिलेगा। केले में भी बीज मिलता है फल के अंदर। केले को पका सा केला लेना और ऐसे प्रेस करना, वो 3 भागों में टूटेगा केला और बीच में काली सी लाइन होगी, वो उसके बीज होते हैं। तो कोई भी फल खाओ उसमें बीज तुम्हें फल के अंदर मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही होता है नॉर्मली। लेकिन जब तुम इनको देखोगे, इनको देखोगे, अनावर्त बीजी को देखोगे, देखो इनका नाम ही अनावर्त बीजी। अन का मतलब नहीं, आवर्त का मतलब घेरा, बीजी मतलब बीज। इनके बीज के चारों तरफ कोई घेरा ही नहीं होता, कोई सुरक्षा कवच ही नहीं होता। इनके जो बीज है वो आपको ऐसे दिखेंगे। मान लो इनमें जो फल बने अनावर्त बीजी में, वो फल ऐसे ही रहेंगे। मतलब ये फल जो है, ये बीज जो है फल के बाहर ही ऐसे दिखेंगे तुम्हें, ऐसे ही ऐसे दिखेंगे फल के बाहर। या तो ऐसे रहेंगे या कोन टाइप रहेंगे। एक कोन रखा हुआ था, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये साइकस है, साइकस। ये पाइन का कोन है, पाइन का शंकु है, चीड़ का शंकु। तुमने कई बार वैष्णो देवी में जाते हो देखा होगा। ये बीज है बेटा, बीज। तो ये किसी फल के अंदर है क्या, ये बताओ। जब ये पेड़ पे लगता है तो ऐसे का ऐसा ही लगता है, ये किसी फल के अंदर नहीं लगता। जैसे मैं सेब के बीज दिखाऊं तुम्हें, तो क्या वो पेड़ पर ऐसे कैसे ही लगे थे क्या? नहीं, तुम कहोगे मैम सेब के अंदर छुपे हुए थे। बिल्कुल सही बात। लेकिन इनके अंदर आवृत बीजी जो होंगे, इनमें जो फल मिलेंगे तुम्हें, वो तो जो बीज मिलेंगे वो फल के अंदर। लेकिन इनके अंदर जो बीज मिलेंगे ना, वो पेड़ पर ऐसे के ऐसे ही लटके मिलेंगे। वो पेड़ पर तुम्हें ऐसे ही लटके मिलेंगे, फल के अंदर नहीं मिलेंगे। तो बीज फल के अंदर नहीं होते, तभी तो इनको नग्न बीजी कहा जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो कल हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चे, एक तो यही है चीड़ का शंकु, एक है साइकस। तो कल इनके फोटो लाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं बहुत सारे फोटो। कभी तुमने अपने आसपास देखा है खजूर का पेड़? खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर के जैसा ही एक और छोटा सा पेड़ तुमने देखा होगा। वो खजूर नहीं है वास्तव में, उस पर कोई फल वल नहीं लगते, कोई कुछ नहीं उस पर लगता, बस बीज बीज से आएंगे। तो वो क्या है, आपको फोटो में दिखा देती हूँ। साइकस, ये अनावर्त बीजी है। तो कल हम अनावर्त बीजी को पढ़ेंगे, साइकस। तो जो साइकस प्लांट है, तुमने कई बार गमलों में भी लगा देखा है भैया, ये रहा। तुमने देखा नहीं? आप गार्डन्स में घूमने जाते हो या अपने घर के आसपास तुमने कई बार ये देखा है, बड़ी न्योरी में तुमने देखा होगा। ये इस पे तुमने कहीं फल लटकते देखे हैं, फूल खिलते देखे हैं? बस बीज बीज बनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, ये होते हैं अनावर्त बीजी पौधे। और अनावर्त बीजी के बारे में कल बात करेंगे। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, ये ठंडे इलाकों में ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपने क्रिसमस ट्री देखा है, जैसे हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, वो वही है, पाइन का शंकु। वो पाइन ही होता है, चीड़ का पेड़ होता है वो। ये सब होते हैं आपके अनावर्त बीजी के एग्जाम्पल। तो कल हम बात करेंगे अनावर्त बीजी के बारे में। वैसे तो आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करने वाली थी, बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, समझना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने कई बार चीजें आपको रिपीट करी है और समझाने की पूरी कोशिश करी है। एक बार आप क्लास को जरूर देखिएगा प्यारे बच्चे, तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा एफर्ट मैं करूंगी, थोड़ा एफर्ट आप करो प्यारे बच्चे, तो समझ में जरूर आएगा। जब हम अपना मन बनाते हैं ना कि हाँ हमें समझना है, समझ में आ रहा है, तो तभी समझ में आएगा। तब आपने मन बना लिया कि क्या बकवास है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सामने वाला टीचर 100 क्या 200% भी दे देगा ना, 200% भी दे देगा ना, तब भी फिर आपको समझ नहीं आने वाला। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चे कि आप समझना चाहते हो या नहीं समझना चाहते, ठीक है। हाँ, बाकी कल ही कराएंगे भाई, अब सो जाओ अच्छे से जाकर। पूरा करने के लिए इतना प्यारे बच्चे, इतना शॉर्ट, एक बच्चे का शायद वो था कि सिलेबस पूरा करने के लिए इतना शॉर्ट पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में कोई चीज कराई ही नहीं है प्यारे बच्चे, सारी चीज आपको मैंने कई कई बार समझाई है, कई कई बार लिखवाई है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि दूसरे की गलती निकालने से अच्छा होता है हम अपनी कमियों को क्या करें, सुधारें। आप मेरे यहाँ 10 नकल उतार दोगे, उससे फायदा नहीं होने वाला। ये सब चीजें पढ़कर पेपर निकालना है आपको, फायदा उससे होगा प्यारे बच्चे।
ठीक है। तो शॉर्ट में कुछ नहीं है। मैंने पीडीएफ वाले बनाने वाले बच्चों को भी स्पेशली बोला है कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल जो कि फोटो में दिखा रही हूँ उसकी स्पेलिंग अगर मैंने नहीं लिखी है, हिंदी में जरूर लिख दिया है, शॉर्ट में मुझे पता है आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि मैंने आपको, देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, मैंने उसका नाम लिखा है। अब फोटो तो मैं बना नहीं सकती हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरा जो आप शॉर्ट में कहना चाह रहे हो वो आप इसको कह रहे हो कि मैंने सेलेजिनेला की स्पेलिंग नहीं लिखी है, लेकिन मैंने हिंदी में लिख दिया है, वही स्पेलिंग नहीं लिखी है, तो ये शॉर्ट में नहीं होगा प्यारे बच्चे। मैंने बोल दिया है ना, जो बच्चा बनाएगा पीडीएफ वो आपको स्पेलिंग भी देगा लिखकर। और आप क्यों परेशान हो रहे हो? लो भैया, इस चीज को, इस, बस क्या कहूँ, सेलेजिनेला जो होगा ये आप लोगों का एक किस क्या है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो ये बात भी मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट भी करवाई है और बार बार समझाई भी है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। तो चलो, एक भी कमेंट आता है ना तो दिल को छूता है, ऐसा लगता है हम तो इतनी मेहनत करके लाए हैं बच्चे के लिए और बच्चा ऐसी चीज कह रहा है तो दिल थोड़ा सा दुखता है। खैर कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, एक बार जिनको समझ नहीं आया एक बार क्लास को अच्छे से देखना, तो आपको जरूर समझ में आएंगी चीजें, और नोट्स में जब पीडीएफ आपको दी जाएगी उससे आपको और बेहतरीन चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।